हम्म। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता पे। तो सबसे पहले जो है शिक्षण क्या है, कोई कुछ कहना चाहेगा शिक्षण के ऊपर? कोई भी। फिर आवाज जा रही है ना? हेलो। आ रही आवाज। तो शिक्षण के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा कि शिक्षण या टीचिंग है क्या, कोई कुछ बताना चाहेगा? किसी को कोई चीज सिखाना या समझाना ही टीचिंग होती है। हम्म। तो जो टीचिंग होती है ना, इसको कह सकते हैं कि एक हिसाब से एक संबंध स्थापित करना, जो सीखने वाले, जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, जिससे उनकी जो समझ है वो बढ़े, उनका जो ज्ञान है वो बढ़े, और जो उनके जो आप जिन तथ्यों को उनके सामने बताएंगे, कॉन्सेप्ट्स वो उनके क्लियर रहें। और एक प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक प्रक्रिया के बारे में, उसको अंग्रेजी में प्रोसेस कहते हैं। तो बताऊं कि जैसे अगर आप लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप जब जेआरएफ, आपको जो पहुंचना है, आपका लक्ष्य है, तो जो यहाँ तक पहुंचने में आपको ले जाएंगी आपकी प्रक्रियाएं। ठीक है। जो प्रोसेस है बहुत बड़ा शब्द है ये। तो हम लोग अधिकतर जीवन में क्या करते हैं, वही जो साधारण प्रक्रियाएं हैं उसके आधार पे हम काम करते हैं, जिससे हमको वांछित फल मिलता है आगे चल के। ठीक है। तो शिक्षक का क्या काम होता है एक शिक्षक के रूप में, कि वो अपने ज्ञान को जो सीखने वाले हैं उनको ऐसे दे कि जिससे उनकी समझ बढ़े चीजों को लेके, उनका जो ज्ञान है उस वस्तु को लेके उसका ज्ञान बढ़े, उसके जो जितनी उसमें थ्योरी आने लगेंगी उनकी वो क्लियर हो, तथा एक प्रक्रिया रहे उसमें। मतलब आप कॉन्सेप्ट और उसकी जो प्रक्रिया है वो समझाएं। ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं, शिक्षण जो है एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस एकदम आसान शब्दों में किसी को कुछ सिखाना शिक्षण होता है। ठीक है। आप कुछ भी सिखाते हैं वो शिक्षण के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता, कल कोई मुझे गिटार बजाना सिखाया, तो बताइए शिक्षण में आएगा कि नहीं आएगा? कोई बताए। कल मुझे कोई गिटार बजाना, तो शिक्षण में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ आएगा। हाँ, तो मतलब आपको कोई कुछ भी सिखाए, कोई भी छोटा छोटा, सोचिए रोड पे बैठा हुआ वो गरीब या भिखारी भी हो सकता है, अगर आपको कुछ भी सिखा दे ऐसा जो आप नहीं जानते, तो वो आपका शिक्षक है। ठीक है। यही शिक्षण प्रक्रिया है जो सबसे साधारण उसका कह सकते हैं कि अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे तरीके हैं हम आगे बात करेंगे, बस आप ये जान लीजिए किसी को कुछ जो सिखाने वाला होता है वो शिक्षक होता है। तो फिर लर्नर क्या है, लर्निंग क्या होता है, वो कोई बताएगा? वो क्या होता है? मैंने कहा सिखाने वाला शिक्षक होता जो है, तो सीखता है, सीखने वाले। हाँ, लर्नर वो होता है जो सीखता है। हाँ, तो जो सीखने वाला होता है उसको हम लर्नर कहते हैं। ठीक है। अब इसी चीज में है कि क्या कहते हैं, लर्निंग क्या है? ठीक है। तो ये लर्निंग की मैंने ये परिभाषा ली है, वो जो एम्ब्रोस एट अल है, 2010 में उनकी ये परिभाषा आई थी। वो कहते हैं कि यार जो लर्निंग है ऐसी प्रक्रिया है जिस जो परिवर्तन लाती है। ठीक है। जो आपको अनुभव देती है, तथा आपका जो आप जिस समय जैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको बहुत हद तक बढ़ा देती है। अच्छा, अब ये परिवर्तन क्या है? हम लोग तो बचपन से सीखते आए कि परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, हम लोग जब 12 में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में, तो हमारा ज्ञान जिस स्तर का था उससे लेके आज तक में बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे। पहले जैसे आप चीज़ों को देखते थे उससे आज तक में बहुत परिवर्तन हुआ होगा, है ना? जैसे कि क्या होता है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा है जातिवाद का। ठीक है। अब क्या है कि जब आप छोटे थे, मान लीजिए आप घर में ऐसी बातें होती हैं, आप उससे प्रभावित हों, लेकिन जब आप यहाँ तक आते हैं, आप जो हिंदी के छात्र हैं और सब, आपकी विचारधारा बहुत फैलती है। ठीक है। आप जो इन सब चीज़ों से दूर जाते हैं, जो आडंबर हैं चाहे जो हैं, आप उनसे दूर जाने लगते हैं समय के साथ। जो आपका दूर जाना परिवर्तन होता है ना, वही जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वही उसका रिजल्ट होता है, वो कि आप सीखते हैं हमेशा जीवन में। हाँ, आप अंत तक ये नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीखना है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है।
आप कभी भी किसी चीज़ के ज्ञाता या ज्ञानी पूर्णतः नहीं हो सकते। ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए लर्निंग सीधी परिभाषा जो क्या है, ये होता है सिखाने वाला आपको जो टीचर है। ये क्या है, हम जो है सीखने वाले हैं, जो लर्नर हैं, जो उससे सीखते हैं। उसमें क्या है कि लर्निंग क्या है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंदर परिवर्तन लाती है, आपको ऐसा अनुभव देती है तथा आपको अनुभव देती है तथा आपके जितनी आपकी क्षमता है कुछ कर दें दिखाने की, जो आपकी दक्षता है उसको बढ़ाती है वो। ठीक है, आपकी दक्षता बढ़ाती है वो, और आपके जो भविष्य की पढ़ाई है उसके लिए चीज़ें आसान करती है वो। क्योंकि आप देखेंगे हम लोग हमेशा बचपन से एक चीज़ कहते आते हैं कि जिसका बेस क्लियर है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो बेस है क्या? बेस है ना जो आपको बचपन में सिखाया गया है। तो एक जो लर्निंग होती है ना वो सीढ़ी की तरह होती है, मतलब आप अभी जो सीखेंगे वो आगे चल के ऐसे आपका काम आता रहेगा। ठीक है? तो टीचिंग या लर्निंग में किसी को कोई समस्या नहीं है, टीचिंग जो सिखाया और लर्नर जो सीखे। बाकी इसके जो आपके मन में जो होंगे कि कैसे कैसे प्रकार होते हैं, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है? आप इतना तो क्लियर है ना कि टीचिंग और लर्निंग क्या होती हैं? शायद आप सब जानते होंगे ये सारी चीज़ें, सब इससे वाकिफ़ होंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ें हम लोग, आप लोग का आदेश होगा। हाँ। देखिए, जो टीचिंग होती है ना वो एक त्रिकोणीय श्रृंखला होती है। ठीक है? जो शिक्षण होता है वो 3 ऐसे त्रिभुजाकार होता है। कैसे? एक टीचर एक शिक्षक होता है जो सिखाता है, एक स्टूडेंट होता है जो सीखता है, और क्या सिखाता है कंटेंट में तीसरा उसका भाग होता है। ठीक है? तो ये प्रश्न कभी आया नहीं है, पर क्या हुआ कि जब आप खोलेंगे, चाहे केवीएस मैदान खोलेंगे या दृष्टि खोलेंगे, उसमें एक बार ऐसे ज़िक्र आया है, जो शिक्षण होता है वो ट्रियाडिक होता है, मतलब त्रिकोणीय होता है। तो यही ऐसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है? तो आपको बस याद रखना है कि शिक्षण अगर पूछ ले कि कैसा होता है तो आप याद रहे त्रिकोणीय रहता है ये। शिक्षक रहता है उसमें, स्टूडेंट रहता है और आपका कंटेंट रहता है, आप जो विषय वस्तु उसको पढ़ाएंगे वो रहता है। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। ठीक है? इन तीनों से मिलकर बनती है टीचिंग और लर्निंग या शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है? इतना क्लियर है ना आपका? इतना चीज़ें साफ हैं। हमने अब तो दो ही चीज़ें देखी, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, और देखा कि त्रिकोणीय होता है। यहाँ तक चीज़ें एकदम साफ हैं दिमाग में। किसी को कोई प्रश्न या कोई समस्या हो तो जरूर पूछे। किसी के मन में कुछ है? क्लियर है। ठीक है, ठीक है। विजय भाई शायद आपका कैमरा ऑन है। ये तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग जो टीचिंग के मॉडल्स हैं, ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि आप केवीएस मैदान खोलेंगे ना तो यहाँ तक पहुँचे उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, और मुझे वो परीक्षा के लिए उतनी उपयोगी नहीं लगी कि वो ज़्यादा उपयोगी हो। ठीक है? और हमारे आपके पास इतना समय भी नहीं कि हम सब चीज़ों को लेके चल सकें। ठीक है? तो बीच की कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए हम पहुँचते हैं टीचिंग के मॉडल्स पे जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है? उसमें जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स वही तरीके हैं कि मतलब कैसे-कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये एक अलग प्रकार का है। इसमें सबसे पहला आता है पेडागॉजी मॉडल। ठीक है? पेडागॉजी बहुत लोग इसको बोलते हैं। तो मैंने आगे ही लिख दिया, इससे आपको हमेशा याद रखिए छोटे बच्चों के लिए होता है। जो बच्चे मान लीजिए कक्षा मान लीजिए कि 1 से 6 तक जो बच्चे हैं, उनके लिए ये रहता है पेडागॉजी मॉडल। ठीक है? या तो प्राइमरी मान सकते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को भी मुख्य रूप से ये दिया जाता है। उसमें क्या है कि ये क्या कहता है कि इसमें जो है आप याद रखिए कि इसमें जो है टीचर ओरिएंटेड रहता है। आप एक काम कीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, पेडागॉजी मॉडल लिखिए, उसके बाद लिखिए कि ये टीचर ओरिएंटेड रहता है, मतलब इसमें जो शिक्षक होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है? उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब ये टीचर ओरिएंटेड है। ठीक है? ये आपको केंद्रित करके नहीं, टीचर केंद्र में रख के ये मॉडल बना है पेडागॉजी मॉडल। इसमें क्या है कि ये जो पेडागॉजी मॉडल है वो दिखाता है कि जो आपके शिक्षक हैं वो कितने प्रभावी हैं, मतलब कक्षा को बच्चों को कितना एंगेज कर पा रहे हैं। ये परिभाषा से कोई मतलब है नहीं, आपको बस इतना याद रखिए। तो पेडागॉजी मॉडल रहता है वो छोटे बच्चों के लिए, और उसमें हमेशा क्या, तो आपका शिक्षक है वो केंद्र में रहता है, टीचर ओरिएंटेड। अच्छा, क्या है उसमें, मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेनर लेड लर्निंग, मतलब इसमें छोटे बच्चे हैं, आपको पता है, इसमें शिक्षक ये निर्धारित करता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? आपको क्या लगता है 1 से 5 तक के बच्चे खुद से निर्धारित कर सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे काम का है क्या नहीं है? वो नहीं निर्धारित करते, तो ये शिक्षक निर्धारित करता है उनको क्या पढ़ना है।
दूसरा क्या है, उसमें जो पढ़ने वाला है, जो लर्नर है, वो क्या है, शिक्षक के प्रति आश्रित है। ठीक है, वो पूर्णतः शिक्षक के ऊपर आश्रित है, शिक्षक जो पढ़ाएगा वो वही सीखेगा। ठीक है, अब सोचिए, आप मन में बना के रखिए कि हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो ये तो एक शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके द्वारा पढ़ाया गया है, बच्चा पूरी तरह आश्रित है, तो इसलिए जो पढ़ने वाला होता है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पढ़ाई की नहीं लेता है। मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा है। इस अब देखिए, आप सोचेंगे यार ये कौन सी फालतू बात होती है, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी होती है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे के पास थोड़ा सा उनका जो अभी अवबोध स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो आप देखिए कि जो शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा, जैसे अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा कमजोर है उस चीज में, तो आपकी कमी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आप इस समय पढ़ा रहे हो बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपका शायद पढ़ाने का तरीका वैसा ना हो कि सामने वाला बेचारा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, आप शायद ज्यादा ऊंची बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके स्तर पे आप नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर दुनिया में सबसे कठिन किसी को पढ़ाना है तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल की टीचिंग सबसे कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन, क्योंकि उसमें आपको बच्चों की तरह होना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि बच्चे कहाँ तक समझ सकते हैं, क्योंकि आप तो बीए एमए या बीएड एमएड करके जाते हैं, आपका अवबोध स्तर बहुत ऊंचा है, पर आपको वहाँ नीचे तक आना होता है। और अगर बच्चा नहीं समझ पाता तो कल का जो उसका अभिभावक है, जो गार्जियन है, वो आपको जिम्मेदार ठहराएगा, ना कि उस बच्चे को, क्योंकि बच्चे का अवबोध स्तर उस स्तर का नहीं है। ठीक है, अब अंतिम चीज ये है कि जो मोटिवेशन है वो बाहर से आती है। ठीक है, आप रोज प्रार्थना करवाते हैं उनसे, उसको आप जो शिक्षक हैं, अभिभावक, सफल होने की बात करते हैं कि आप बड़े हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो आप ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये बाहर से आती है। ठीक है, इतना तो एकदम क्लियर है ना, कि मतलब अब देखिए, मोटिवेशन बाहर से आती है, ये एक समस्या ये है अभी हमारे साथ क्या है कि अब क्या हमारे समय में जो क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग क्या होता है ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और सब, एक दिन बाद 2 दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो बच्चों के लिए है ना कि बाहर से चीजें आके उनको पूरा प्रभावित करती है, उनका अवबोध स्तर कम है, उनको आप जो बताएंगे वो चीजें वो मानते हैं, था उस पर काम करते हैं। हमारे पास चिंतन के लिए बहुत सामग्रियां हैं, तो हम एक एक ही चीज पे बहुत समय तक नहीं रह सकते। लेकिन बच्चों के साथ क्या है, बच्चों का दिमाग एकदम कोरा कागज की तरह होता है, आप उस पर जो लिख देंगे उनके मन वही रहता है। इसलिए इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी पेडागोजी मॉडल बच्चों के लिए, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस शिक्षक की होती है जो पढ़ाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आराम से आप, आपको कुछ भी पूछना हो। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा था, मतलब जल्दी जल्दी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? यही पेडागोजी मॉडल को इसका यार मैंने अब हिंदी तक में हिंदी क्या इसका मतलब मैंने इसमें हिंदी इसका मैंने पर हिंदी इसका मैंने हिंदी नहीं देखा अभी। ठीक क्योंकि क्योंकि मैं जो किताब से पढ़ता हूँ, आपको बताऊँ, एक शिक्षण की किताब है, वो हिंदी किताब है, पर उसमें पेडागोजी जो है, पेडागोजी की तरह ही लिखा हुआ है। तो मैं मैंने ढूंढने का प्रयास ही किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा सुना। अगर मैं थोड़ा ढूंढ के बताऊं इसका अर्थ, तो 1 मिनट में बता देता हूँ। अ, देखिए, आप सर्च करेंगे तो उसमें बार बार पेडागोजी ही आ रहा है हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। पर अगर आपको याद हो पाए तो पेडागोजी जो है इसका यही है नाम, क्योंकि हिंदी किताब में भी यही दिया हुआ है उसका नाम। ठीक है, तो इसमें किसी और को समस्या है कोई, मतलब समझने को लेके, किसी के मन में कुछ, क्योंकि मैं पूछूंगा आज, उसकी चिंता ना करें आप। किसी को कोई समस्या है इसको लेके, मॉडल को लेके, किसी के मन में कुछ? अभिषेक भाई और कोई? अभिषेक हैं, स्वाति हैं, रुपेश हैं, रजनी है, नंदिनी है, आप लोग कोई समस्या एक बार किस थोड़ा चीज? थोड़ा और रिपीट करना, यार बस थोड़ा मोटा मोटा बताना, एक्चुअल नोट नहीं किया। हाँ, ठीक ठीक है। देखो, अरे युगल सुनो ना, देखो अब शिक्षण पद्धति, शिक्षा शास्त्र यार बहुत बड़ा अर्थ में, तुम सोचो पेडागोजी उसका मतलब थोड़ी होगा, वो बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्र तुम्हारा पूरा आ जाएगा ना उसमें। तो वो मैंने देखा, पर मुझे सही नहीं लगा वो शब्द कहना, उसमें बहुत चीजें आ जाएंगी ना फिर, तो इसलिए।
तो चलिए तो एक बार फिर से देखिए, जो पेडागोजी मॉडल है छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है वो पेडागोजी मॉडल में आता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनर होता है, जो सिखाने वाला होता है, वो उसमें उसकी प्रमुख भूमिका रहती है, ठीक है। जो सीखने वाला होता है वो उसके प्रति आश्रित रहता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे याद रखिएगा अपने मन में, ठीक है। जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो अपनी पढ़ाई की कोई जिम्मेदारी खुद से नहीं लेता है। और जो मोटिवेशन है वो हमेशा बाहर के बाहर के स्रोतों से आप तक आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो होता है वो नहीं समझ पाता कि यार क्या करना है, क्यों करना है, उसको थोड़ी अपने भविष्य की पड़ी है उतनी ज्यादा। तो ये बाहर से आता है, ठीक है। अब समझ में आया स्वाति क्या है ये? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हम आते हैं एंड्रागोगी मॉडल पे, ठीक है। इसको एंड्रागोजी मॉडल कहते हैं। तीन ही मॉडल हैं, ठीक है। आप अगर याद करना चाहेंगे आसान है। पेडागोजी सबसे पहले बच्चों के लिए, एंड्रागोजी जो है ये आप कह सकते हैं कि 6 से लेके 12, या आपके समय कह दूंगा कि बीए तक, बीए फर्स्ट ईयर तक के बच्चों के लिए चीज लागू होती है, थोड़ा आगे बढ़ने तक भी। तो एंड्रागोजी मॉडल क्या है, ये एडल्ट्स के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, ठीक है। अब ये एंड्रागोजी जो मैकुलम थे, मैलकॉम थे, मैलकॉम नाम था इनका, मैलकॉम, उन्होंने दिया था। इन्हें कहा कि यार, वो कहते हैं कि जो ये है एंड्रागोजी मॉडल है ये सेल्फ डायरेक्टेड है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि तब जब ये सेल्फ डायरेक्टेड तो क्या पेडागोजी मॉडल सेल्फ डायरेक्टेड नहीं था? कोई बताए, पेडागोजी मॉडल कैसा था, सेल्फ डायरेक्टेड था कि नहीं? नहीं, सेल्फ डायरेक्टेड नहीं था, वो टीचर ओरिएंटेड था। मतलब कि स्टूडेंट हाँ खुद से नहीं डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड करता है। हाँ, स्टूडेंट नहीं टीचर डिसाइड करता है, मतलब टीचर ओरिएंटेड था। ये क्या है, आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड है, जैसा कि अभी तक हम लोग हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि बच्चा किस निर्धारित करता है उसको क्या करना है। हम देखिए इसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ शब्द आते हैं, आप इसमें जोर मत दीजिएगा, बस याद रखिएगा एंड्रागोजी मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। एडल्ट्स के लिए है, पेडागोजी बच्चों के लिए है, उसमें टीचर ओरिएंटेड है, शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी होती है, बच्चा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, बस इतना याद रखिएगा। अब एंड्रागोजी में क्या आपको क्या याद रखना है, ये सेल्फ डायरेक्ट, मतलब बच्चा निर्धारित करता है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगला क्या है कि जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य की तरफ चल के काम होता है। देखो आप लोग कहेंगे यार कि देखो, जो ये होता है आपका पेडागोजी मॉडल, इसमें हम लोग का क्या लक्ष्य होता है, बच्चों को 12 खड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, यही होता है ना हमारा लक्ष्य। शिक्षकों की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों शिक्षक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इसमें बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है। वो अपने लक्ष्य की तरफ से, आपका लक्ष्य इस समय जेआरएफ है तो आप निर्धारित किए होंगे ना कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी पढ़ाई है ना, वो अपने टारगेट को लेकर, आपके लक्ष्य के लेकर, क्योंकि आप देखिए जब ये पेडागोजी मॉडल है इसमें आपको कोई लक्ष्य नहीं है। क्या है बताइए, आप जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक थे, आपको लक्ष्य था कि मुझे क्या करना है? आप खुद एक बार सोच के बताइए, क्या बचपन से आपको कोई एक लक्ष्य था जब आप कक्षा 1, 2, 3 में नहीं पढ़ रहे थे? नहीं किसी को कोई लक्ष्य नहीं, सब पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक लक्ष्य होता है, जो आपकी पढ़ाई होती है एक लक्ष्य को केंद्र में रख के होती है। हाँ मुझे पीसीएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, या जेआरएफ निकालना है, एक लक्ष्य को केंद्र में रखकर वहाँ पढ़ाई की जाती है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है कि सेल्फ इवेल्युएशन है, रोल प्लेइंग है, सिमुलेशन है, ठीक है। ये दोनों शब्दों को अभी के लिए छोड़ते हैं, कुछ देर के लिए उन तीनों शब्दों को छोड़ दो। अभी देखो सेल्फ इवैल्यूएशन एक नया चीज आई, आत्म परीक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है। या आत्मनिरीक्षण कह सकते हैं, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण हो सकता है। आप स्वयं से पूछते हैं क्या चल रहा है, जैसे कि क्या होता है कि पेडागोजी में आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हो, आपका शिक्षक पूछता है, टीचर पूछता है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़े, होमवर्क दिखाओ। अब तो आपको होमवर्क करना नहीं है, अब आप खुद से अपने आप को जांचते हैं। जैसे कि एक बात बताएं कि आज अगर आपने पढ़ाई की, रात में आप सोचते हैं ना, तो आप अपना इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। उसके उल्टा क्या है कि जब आपकी ये होता है कि आप पढ़ाई जो है वैसे करते हैं, क्या कहते हैं, अ, क्या कहते हैं, हाँ जब आप खुद से पढ़ाई करते हैं, अब आपका कोई शिक्षक एक ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर आके आपको समझाएगा कि बेटा जेआरएफ के लिए ऐसे पढ़ो, होमवर्क दिखाओ, नहीं। आपको खुद निर्धारित करने से, आपने लक्ष्य तो बना लिया, आप अपने हिसाब से केंद्रित, पर आपका जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन कौन करेगा, स्वतः मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्वतः आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, मैं कितना पढ़ रहा हूँ और मुझे पढ़ने में और पढ़ाई बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है, आपको खुद पता है वो चीज।
तो अगर सेल्फ इवैल्यूएशन की बात आएगी तो किसमें आएगा? एंड्रोगॉजी मॉडल में। और एक और है कि इसमें जो मोटिवेशन है, जो आपको मिलता है, उत्साह मिलता है, वो आंतरिक होता है। देखिए यही हम लोग गलती करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, यार आपके लिए जाके कोई वीडियो देख लेंगे, एक दिन बाद असर खत्म। इसमें आप जब सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं ना, उसी आंतरिक आपको एक ऊर्जा मिलती है कि अगर आपने आज अच्छा, आपका दिन अच्छा रहा, आपने अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है, आप कहीं वॉलंटियर नहीं बने, कहीं हवाई अड्डे पे नहीं गए, आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आपका जो उत्साह रहेगा वो अधिक रहता है, आपको मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि हाँ मैंने आज अच्छा किया, कल भी ऐसा करूंगा, ठीक है। तो कल भी मैं ऐसा करूंगा, जब ये चीज आती है ना, तो ये जो आपको ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा मिल रही है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये थोड़े लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो अब आगे देखें तो एक शब्द आया यहाँ पे, रोल प्लेइंग। तो विदिशा, क्या तुम बताओगे, विदिशा या जय, कि रोल प्लेइंग क्या होता है? ये शायद सीबीएसई बोर्ड में कहीं कहीं मैंने कुछ लोगों ने बताया कि था पहले से। रोल प्लेइंग क्या होता है? रोल प्लेइंग एक तरह से होता है कि मतलब आप किसी स्टूडेंट को एक मतलब रोल दे रहे हो कि आप ये करके देखो। जैसे कि हम लोग नाटक पढ़ते हैं, हम्म, तो उसमें ऐसा करते हैं ना कि मतलब ये वाला तुम पढ़ दो, ये वाला तुम पढ़ दो, इस हम्म, तरह। और जैसे हम लोग एक हम इंसिडेंट बताते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना था। तो हम्म, वहाँ पे टीचर्स ने बता दिया था कि देखो बच्चों को खड़ा करके कि ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, और हम्म, उन्हें फिर गोला-गोला बना के मॉडल्स उन्होंने समझाया था। तो हम्म। वो एक तरह से हो गया रोल प्लेइंग। अच्छा, रोल क्या बोल सकते हेलो। हैं? हाँ हाँ भाई। हेलो। हाँ से भाई, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से हाँ, बोलिए। मैं बोल रही रोल प्ले हेलो। मैं बोल रही क्या रोल प्ले को हम एक भूमिका बोल सकते हैं? मतलब इनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में कुछ करके। नहीं नहीं, ये भूमिका को लेके आप इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखिए भूमिका जो आप ले जाएंगे ना, तो भूमिका एक अलग चीज में वो चला जाएगा, ठीक है। एक हिसाब से आप किरदार कह सकते हैं, किरदार इसके लिए शायद ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि भूमिका भी आप एक मोटे तौर पे कह सकते हैं, पर भूमिका के कई और सब, एक हिसाब से रोल प्लेइंग का जो अर्थ होता है ना, वो भूमिका निभाना ही मतलब माना जाता है। ना आप इसको किरदार से जोड़ेंगे तो, क्योंकि अगला जो विषय है ना, वो आता है सिमुलेशन का। सिमुलेशन में इससे मिलता जुलता, अगर आप इसको भूमिका मान लेंगे तो आप सिमुलेशन में फंस जाएंगे, ठीक है। दोनों शब्द इतने ज्यादा अपने करीब है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश करूंगा। जो रोल प्लेइंग है ना, इसको इसमें किसने एक चीज और है। बताइए। जैसे इसमें केवल प्ले से रिलेटेड बताया गया है कि इसको ये मतलब किरदार दे दी गई, ये चीज हम्म, हो गया। हम्म, सीबीएसई बोर्ड में जैसे होता क्या रहता है कि हमेशा एक फॉर्मेटिव के तौर पे एक असाइनमेंट मिलता रहता था, हम्म, जिसमें हमेशा क्या किया जाता था, बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता था, हम्म, 5 की, 6 की, 7 की, इस तरह करके। और हम्म, सारे बच्चों को एक एक, जैसे एक कह लो, या तो रोल प्लेइंग मतलब या तो किरदार मतलब दे दिया जाता था, और नहीं तो फिर सबको एक काम असाइन किया जाता था। सबका एक अपनी अपनी भूमिका होती थी, कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कौन उसमें लीडर होगा, मतलब हम्म। इस तरह कर करके। तो एक ये भी आ जाता है। हाँ, ये भी होता है। देखो रोल प्लेइंग मुख्य रूप से इसकी हिंदी अगर आपको जानना है तो हो जाता है भूमिका निभाना, ठीक है। भूमिका खेलना कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो उसका भूमिका खेलना है, भूमिका निभाना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रोल प्लेइंग। रोल क्या है, आपको एक पात्र बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे उस दिन आपको हम बताएं, जैसे उस दिन शालिनी जब नाटक पढ़ा रही थी, आप लोग को याद होगा, अंधेर नगरी, उसमें आप सबको एक एक पात्र मिल गया था, आप एक हिसाब से रोल प्लेइंग ही कर रहे थे ना। पर हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें एक्टिंग जो है सामने होती है, ऑनलाइन बोल के नहीं होती है। इसमें सामने आपको एक रोल दे दिया जाएगा, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, आप उसके हिसाब से चीज़ें बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर किसी को बोलूँ कि उसने उस पे पीछे से वार किया, उसकी मतलब उसको ऐसे चोट पहुंची या गिर गया, ये आप सुनने में तो आपको नहीं इमेजिन कर पाएंगे। जब आपको एक रोल दे दीजिए कि आप ऐसे खेलिए, तो हाँ आप जानबूझ के तेज से नहीं मारेंगे, पर वो करके दिखाएंगे ना कि हाँ कैसे गिरता है, तो चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं, ठीक है। तो रसेल और सेफर्ड है, ये कहते हैं कि यार पढ़ाई में जो रोल प्लेइंग है, जो अभिनय करने वाला की भूमिका निभाने वाली चीज। अच्छा मान लीजिए कि मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सब जवाब देना उसका। मान लीजिए कि मैं आपको कोई नाटक है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं, ठीक है। तब आपको बेहतर समझ में आएगा, कि जब आपके सामने वो नाटक होगा तब बेहतर समझ में आएगा। आप बताएं मुझे, आपके लिए आपको क्या ज्यादा समझ में आएगा?
जब सामने हमारे नाटक सामने होगा तब। तब होगा। हाँ, तो आप तक कोई और मतलब लिखना चाहे कह सकते हैं कि जब आपके सामने वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। तो यही जो एक भूमिका खेलने वाला है, भूमिका निभाने वाला है, उसी को रोल प्लेइंग कहते हैं। देखिए आपको मतलब ये मैं इसलिए समझा कि मुझे अगर मैं चाहता यहाँ पे निपटा सकता था कि रोल प्लेइंग या सिमुलेशन है। मैं बताया मैं 2-3 महीने इस चक्कर में पड़ा रहा कि मैं दोनों को एक ही मानता था। पर इस बार जब मुझे हो गया आपसे चर्चा करूँ तो मैंने इस दोनों को पढ़ा कि दोनों अलग चीजें हैं क्यों, ठीक है, अलग अलग क्यों लिखी जाती हैं। रोल प्लेइंग भूमिका निभाना हो गया। अब आपकी अगली चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन जो होता है ना ये भी एक प्रकार का रोल प्ले है, पर ये थोड़ा ज्यादा इसमें गहनता होती है, ठीक है। इसमें जो सिनारियो होते हैं, जो दृश्य होते हैं, थोड़े ज्यादा कठिन और जटिल होते हैं और असली जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खाते रहते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं एक चीज, आप इसका सीधा उदाहरण समझिएगा कि जो डॉक्टर होता है, आपको पता होगा ना, जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर बनने वाला होता है उसके पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो छोटे मोटे मरीज जो होते हैं उनके ऊपर उसको दी जाती है ना ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग वो करता है जब डॉक्टर बनने के पहले, जो छोटे मोटे मरीजों पे से उसका कुछ समस्या है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर पे मरहम पट्टी करनी है, सब इन सबको आप सिमुलेशन में डालते हैं, ठीक है। जो आपका सिमुलेशन है आपकी वास्तविक जिंदगी से बहुत पास में रहता है। एक हिसाब से ये भी रोल प्ले है ना, मतलब आपको ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर में आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ डॉक्टर को डालें रोल प्लेइंग में, यहाँ क्या होता, एक यहाँ पे एक मरीज बन जाता कोई कि यार मेरे पेट में दिक्कत है, इधर जो है एक बंदा बैठता, वो उसका पेट पे ऐसे चेक करता, हाँ भाई यार मरने वाला है, तो मतलब एक्टिंग चलती ना, रोल प्लेइंग होती। वहां पे सामने वाले को कुछ हुआ नहीं है, आप लेकिन ऐसा वैसा माहौल बनाने हुआ है। जो सिमुलेशन है ना वो रोल प्लेइंग के अंदर आता है, पर वहां पे वास्तविकता में कोई एक मरीज आपके सामने बैठा रहेगा, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे हाँ भाई तुम जिंदा रहोगे, मतलब ये सब जो बताएंगे आप, तब आप सामने बताएंगे। इसका मतलब क्या है, फर्क क्या मिला आपको? रोल प्लेइंग में आप किसी किरदार निभाते हैं, जबकि जो सिमुलेशन है वो एक हिसाब से रोल प्लेइंग का ही हिस्सा है। और वो क्या होता है, जो वास्तविक जिंदगी, आप याद रखें जो वास्तविक जिंदगी शब्द है, वास्तविक जिंदगी के बहुत ज्यादा पास रहता है ये चीज, और थोड़ा ज्यादा जटिल होता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। हम डॉक्टर को अभी के लिए छोड़ देते हैं, तो हम पकड़ते हैं, मान लीजिए इंजीनियर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इंजीनियर के सामने ये समस्या आई, लोगों ने कहा कि यार देखो ये चीज खराब है, इसको बनाओ, ठीक है। अगर नहीं खराब हुई तो आप उसको बनाने को कहेंगे हाँ ये बाहर इसको जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। तो चीज आपके लिए आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें तो रोल प्ले करना है। सिमुलेशन जो रोल प्लेइंग है उसमें आपके सामने वो परिस्थिति आ जाती है, मतलब आप उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसमें आपको ठीक करना ही करना है वो चीज, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा जटिल होती है। अब कोई मुझे बताए कि, अब मैं बता चुका, अब मुझे कोई बताए जिसको समझ में आया हो कि रोल प्लेइंग और सिमुलेशन क्या है, जिससे और लोग थोड़ा और बेहतर समझ पाए और शब्दों में। कोई और बताए कि अब आपको समझ में आया कि रोल प्लेइंग और सिमुलेशन क्या है। देखो रोल प्लेइंग जो होता है वो असली नहीं होता और सिमुलेशन असली होता है। मतलब कि एक ये कह सकते हैं क्या, ये हमको पूछना भी था, हम्म। सिमुलेशन ट्रेनिंग में आ सकता है क्या? अ, सब चीज़ों की ट्रेनिंग में नहीं आएगा वो। खैर अगर देखा जाए, अगर आप शिक्षण की ट्रेनिंग की बात करें, आप पढ़ाने जाते हैं ना, वो भी एक हिसाब से सिमुलेशन ही है। जो सिमुलेशन शब्द है ना वो मतलब रोल प्ले से बहुत करीब, मतलब आप सोचिए रोल प्ले दोनों आपको रोल प्ले में डाल सकते हैं। रोल प्लेइंग में क्या है कि इसमें आपने जो बोला ना कि ये किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप अपने क्लास के बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, तो ये रोल प्लेइंग है। जब आप ट्रेनिंग के रूप में जाके सामने और बच्चों असली बच्चों पर, तो वो क्या है, सिमुलेशन है वो, ठीक है। आप समझाओ, तुम सही जा रही थी कि हाँ वो शिक्षण में तुम उसको ट्रेनिंग में जोड़ सकती हो। तो मतलब एक तरह से ये हुआ कि जब हम लोग क्या खुद से बस सिर्फ चेक करने के लिए कि हमें कितना आ रहा है, हम्म। बड़े ही लोगों को समझाते हैं तो वो रोल प्ले हुआ, ठीक है। हम्म। पर जब हम्म। हम उसको थोड़े एक बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हम्म। सिमुलेशन हुआ। हाँ ये कह सकते हैं। और जया तुम बताओ। जैसे हम्म। कि एक जो हो गया, जैसे कोई प्ले करते हैं तो हम्म। जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि
ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, नॉर्मल प्रैक्टिस में जा रहा है, ठीक है, और किसी बड़े मतलब रंगमंच पे करना हो उसी चीज को बहुत ऑडियंस के सामने, नहीं नहीं, तो दोनों वो में नहीं। डिफरेंस हो जाएगा। नहीं नहीं, जब रियल ऑडियंस आ जाएगी ना, चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं आपको चीज बताता अच्छा। हूँ। इसमें ना पूरी रियल ऑडियंस नहीं रहेगी, जो आपका सिमुलेशन है। जैसे नाटक की तरफ बात करें, नाटक में देखिए, मैं बताता हूँ। ये रोल प्लेइंग क्या था, जब आप नाटक लिखना शुरू करते हैं, जैसे नाटक करना है, आपको जो एकदम पहली प्रैक्टिस होती है, आप समझ लीजिए, जो आपकी पहली प्रैक्टिस है, वो आपकी रोल प्लेइंग है, ठीक है। और जो आपकी अंतिम होती है, इसमें आप एकदम परिपक्व हो चुके हैं, वो सिमुलेशन है, जो जटिल होता है, जिसमें आपको लास्ट वही में वही मिलती है। मेरा कहने का मतलब हाँ। था। हाँ, मतलब जनता उसमें तो अब तक नहीं आएगी, जब वो आ जाएगी परफॉर्मेंस में चला जाएगा ना, वो तो सामने आपको बैठे नहीं, पर अंतिम जो अच्छा। आपका होता है वो सिमुलेशन होता है। हाँ, तो वही अंतिम जो होती है, जब हम लोग एकदम फाइनल परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसमें फिर कोई हंसी मजाक वाली चीज नहीं रहती, वो फिर हाँ। जटिलता से करते हैं, फिर हम्म, वैसे एकदम सीरियस वाली चीजें आ जाती हैं। हम्म। अब कोई बताए आपसे। इसका बेस्ट मेरे को यही उदाहरण लगा, वो ट्रेनिंग और टीचिंग वाला जो प्रोसेस हम्म, था। हम्म। सकते हैं जैसे बीएड के जो लोग बीएड कर रहे हैं उन लोग धीरे से। कर रहे हैं उन लोग को जैसे ट्रेनिंग होता है पढ़ाने के लिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उन लोग को भेजा जाता है। फिर हम्म, उसके बाद जब उनको नौकरी मिल जाती है, जैसे हम्म। सिर्फ पढ़ाने के लिए सिर्फ भेजा जा रहा है तो रोल प्लेइंग कर रहे हैं। नहीं और नहीं फिर नहीं, उसके बाद जब उनको एक जैसे सॉरी हाँ सॉरी। मैं कह रहा था, देखो, जब बच्चे मतलब लोग बीएड करते रहते हैं ना, तो बीएड करते टाइम हाँ उनको पता होगा कि कुछ समय शिक्षक उनको बुला देते हैं सामने, कि मतलब आओ यार, तुम सामने जो यहाँ पे है, सामने जो है तुम वो करो, क्या कहते हैं, सामने करके दिखाओ, ठीक है, बच्चा अपने क्लास के बच्चों के सामने, ठीक है। बच्चे भी तो उसी स्तर के हैं ना, हम्म तो जो सिखाना होगा वो रोल प्ले, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है आपको। जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे ना, हम्म जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो वो सिमुलेशन हो जाता है, क्योंकि आप अब शिक्षक बनने का जो अंतिम स्तर है, वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम्म। इसको क्लियर हुआ और मतलब। लेकिन सुनो, जैसे अगर टीचर बनने के वजह से वो पूरी तरीके से अगर टीचर बन गए और जाके अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर वो क्या होगा? वो फिर आपकी जॉब होगी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस पे आ गया, फिर वो टीचिंग का जो अगला लेवल, जो आप पेडागोजी इन सब चीज़ों में आ जाएंगे, तो वो इसमें आप चले गए ना, जब वहाँ पढ़ाने चले गए आप बच्चों को, तब आप एज ए टीचर एक प्रोफेशनल वर्क की तरह काम करने लगेंगे। रोल प्ले और सिमुलेशन तब आप बच्चों को कराएंगे ना, कि आप खुद करेंगे। आप याद रखना कि टीचर जो है वो अच्छा सिमुलेशन पे नहीं काम करता, सिमुलेशन पे तब तक है जब तक वो ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। सिमुलेशन मतलब समझ सकती हो, अच्छा। पता हो, हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं सिमुलेशन गेम्स, मतलब जैसे ट्रेन चलाने वाले का एक्ट हम लोग करते, जैसे कि तुमको पता हो जो गेम्स होते हैं, जैसे कि ट्रेन सिमुलेशन होता है, इसमें आप ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। आप उस प्रोफेशन में है नहीं, पर आप उसका किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। उसकी जो जटिल प्रक्रिया है वो सिमुलेशन है, जो आसान प्रक्रिया रोल प्ले है। इससे प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, बस इसके लिए कभी आपके मन में प्रश्न आए इन चीजों को लेकर, रोल प्लेइंग और सिमुलेशन क्या है। रोल प्ले क्या है, वो उसका एक आसान, आप समझ लीजिए कि करना, और सिमुलेशन क्या है, उसका अंतिम जो है, सिमुलेशन मतलब रोल प्ले का एक कठिन रूप है, ठीक है। ये सबसे अगर आसान याद रखना, तो डॉक्टर वाला याद रखिए। डॉक्टर जब अपनी क्लास में जब एक्टिंग करता है कि हाँ किसी मरीज को देखने की, तो रोल प्लेइंग है, और जब कोई मरीज आता है तब ट्रेनिंग के टाइम, उसको सिमुलेशन कहेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों शब्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। अभ्यास करना। हाँ हाँ, सही है। मतलब इसमें थोड़ा मैं सोचा कि इस पे, मतलब आप लोग परेशान मत होइए इस चीज़ों को लेके, ये इससे प्रश्न आपको नहीं आएंगे रोल प्लेइंग सॉल्यूशन से। ये बस आपसे पूछेगा कि आवाज कट जा रही है तुम्हारी। सबके साथ समस्या है क्या, आवाज कट रही बीच बीच में। हाँ हाँ। आप लोग परेशान मत होइए, फिर तुरंत हाँ। आवाज रुक गई। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैं वाईफाई ही चेंज कर देता हूँ अ, अब जा रही है, हेलो। हाँ कटे तो बताइएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो ये है आपका, आप इसको लेके परेशान मत होइए कि आपको रोल प्लेइंग सिमुलेशन ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे प्रश्न आपको कभी नहीं आएंगे। ये आपसे पूछेगा कि किस मॉडल में आता है, तो ये आता है आपका एंड्रोगॉजी मॉडल में, ठीक है। तो आपसे पूछे टीचिंग से ओरिएंटेड, कि शिक्षक जिसमें पढ़ाता हो, जिसमें बच्चा डिपेंडेंट हो, जिसमें जो लर्नर है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता हो, मोटिवेशन बाहर से आती हो, तो वो क्या होता है आपका पेडागॉजी। अंडरगॉजी में क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, गोल ड्रिवन है, सेल्फ एवोल्यूशन है, मोटिवेशन है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ पूछी ही नहीं। आप बताइए, इसमें जिम्मेदारी बच्चा लेता है कि नहीं लेता है अपनी पढ़ाई की, ये बताइए।
लेता है। अच्छा, और क्या कहते हैं, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? हमें ऐसा लगता है पूर्ण तो नहीं लेता है लेकिन लेता इसमें है दोनों ही एक इसमें। तरह से इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, नहीं, टीचर्स और इसमें बच्चे दोनों। इसमें जिम्मेदारी पूरी लेता है वो, पर ये बताओ कि मतलब क्या कहते हैं, पूर्णतः कह सकते हैं, हाँ एक आध परसेंट छोड़ सकता है। ये मैं क्या कह रहा था, हाँ इसमें उसके लिए क्या कहते हैं, पढ़ाई के लिए आश्रित शिक्षक पे होता है कि बिल्कुल आश्रित नहीं होता है? डिपेंडेंट नहीं होता है ये। हाँ डिपेंडेंट नहीं होता है, और पूर्णतः इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है ये। ठीक है, आप भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, ऑप्शन में आप इंडिपेंडेंट लगा दीजिए, पर एक बात समझिए कि इंडिपेंडेंट तब हो जाएगा जब पूरा अलग हो जाएगा। हम लोग अगर बीए में हैं तो चीज़ों को समझ सकते हैं खुद से, पर कुछ न कुछ हद तक शिक्षक, हाँ शिक्षक इसमें आपको मार्गदर्शन करता है, शिक्षक आपका, कि आपको ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी है तो आपको बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसमें शिक्षक आप पे कुछ थोपता नहीं है, ये चीज़ आपको याद रहेगी ना, क्योंकि इससे जो जुड़े प्रश्न अगली क्लास में आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ये चीज़, ये सही समझ लीजिए कि इसमें शिक्षक आपके ऊपर कुछ थोपता नहीं वो चीज़। ठीक है, बस आपका वो मार्गदर्शन करता है। अब आप कहेंगे तो यार पूर्णतः इंडिपेंडेंट या अलग कैसे हो जाएंगे हम, उसके लिए आप हमारा अगला मॉडल आता है, उसका नाम है ह्योटा-गॉगी मॉडल। इसको मैं पढ़ ही नहीं पाता, पता है, मैं इसको ह्योटा-गॉगी मॉडल ही बोलता हूँ। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर सकता है क्या? तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूटागोजी मॉडल। इसको ह्योटा-गॉजी मॉडल कहते हैं, जैसा हमें विदिशा ने बताया। अब इसका भी हिंदी मुझे नहीं मिला, मेरे उसमें हेक्टोभाषा से कुछ आ रहा था, मैंने उसको हटा दिया, मैं कहा ठीक है, इसको ह्योटा-गॉगी मॉडल कहते हैं। 3 ही मॉडल हैं, ठीक है। आपके ह्योटा-गॉगी मॉडल आपका सबसे हाईएस्ट मॉडल होता है, ठीक है। इसको कौन देता है? स्टुअर्ट हेज देते हैं, ठीक है, साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी पे। क्या कहते हैं कि ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, ठीक है। देखो, ये एक्सपेंशन है किसका है, किसकी वृद्धि है, ये है एंड्रोगॉजी मॉडल की, ठीक है। और उसको फिर से एक हिसाब से स्थापित करते हैं। देखो, हमने एंड्रोगॉजी मॉडल पढ़ा, ठीक है, बच्चों के ऊपर केंद्रित है, लक्ष्य की तरफ निर्धारित है, सब ये है, ये सब चीजें आपको इसमें भी हैं, ठीक है। पर इसमें अब नया शब्द आप जोड़ लीजिए, इसमें क्या है, जो छात्र है वो पूरी की पूरी क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है अपनी, ठीक है, अपनी पढ़ाई की पूरी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वित्सा जी नहीं बोलेंगे, कोई और बताएगा, चाहे आप लिख भी सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, कि एंड्रोगॉजी मॉडल में बच्चा पूरी जिम्मेदारी ले रहा था कि नहीं ले रहा था, मुझे बताएं, लिख के बताएं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, लिख के बता सकते हैं। थोड़ा बहुत ले रहा ले रहा था। वो थोड़ा सा हाँ तो वो बहुत लग, शिक्षक पे डिपेंडेंट था। हाँ शिक्षक पे एक कम स्तर तक, ठीक है, एक हल्का सा डिपेंडेंट था, कि बस इतना था कि क्या कहते हैं, कि उससे वो कुछ क्या कहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। जैसे अभी हम लोग देखें, अगर हम लोग को पीएचडी का टॉपिक ढूंढना हो तो क्या हम लोग पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? कभी न कभी आपको शिक्षक के पास जाके मार्गदर्शन लेना होगा ना, कि यार हमको सर कुछ बताइए किस पे हम लोग पीएचडी करें। तो कुछ आप पूछते जब चले जाएंगे ना, तो वो आपका एंड्रोगॉजी मॉडल लगा। पर जब आप सबसे पूरा अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, तो आपको पूरी जिम्मेदारी आप लेने लगेंगे ना, उसमें जिम्मेदारी 90% थी, 10% टीचर के ऊपर थी, या 100% जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है ये पूरी जिम्मेदारी, ये पूरी की पूरी आपकी आ जाती है बच्चे के ऊपर, ठीक है। ये समस्याएं ढूंढते हैं। अब समस्या कौन ढूंढता है? ये हैं आपके पीएचडी वाले, ठीक है। पीएचडी में आप रिसर्च करते हैं ना, एक समस्या आप ढूंढने लगते हैं कि क्या समस्या है भाई। यहाँ तक आप क्या करते थे, आप शिक्षक से सीखते थे, आप जेआरएफ की तरफ जा रहे थे, आसानी समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आप जेआरएफ के लिए जा रहे थे, यहाँ आप बस पैदा ही हुए थे, लास्ट में क्या है, आप पीएचडी कर रहे हैं भाई, आप समस्या को ढूंढने लगते हैं, ठीक है। आपको जो पढ़ाई इंक्वायरी ड्रिवन होती है, मतलब आप किसी चीज को जैसा का तैसा नहीं मान लेते हैं, सबके पीछे आप तर्क लगाते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, मतलब एकदम पूरा जिम्मेदारी वाला दिमाग आ जाता है। और अब आप ये सीख गए हैं कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, मेरी बात आप लोग को, कुछ लोग को सोच रहे होंगे यार क्या फालतू बात है, कि मतलब एंड्रोगॉजी में पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, अभी आके सीख रहा है कैसे पढ़ना है। तो मुझे बताएगा कि ये बात सबसे अंतिम मॉडल में क्यों आके आती है, कैसे पढ़ना है, ये तो एंड्रोगॉजी में ये बात क्यों नहीं आई? कोई एक बताए कि ऐसा क्यों हुआ है कि एंड्रोगॉजी में ना आके ह्योटागॉजी में है? क्योंकि एंड्रोगॉजी में हमारे पास एक मार्गदर्शक होता है टीचर के रूप में, और नहीं, उसके अलावा, ह्यूटागॉजी में क्या होता है कि
उसके हाँ अलावा भी कोई और कारण ढूंढो, मतलब किसी के मन में कुछ भी, आप माइक ऑन कर बोलिए, किसी के मन में कुछ भी है। इसमें हम लोग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से एकदम, जैसे भी हाल में ही हम लोग जैसे ये कक्षा शुरू की है नेट जेआरएफ का, तो हम्म, एक हम लोग बहुत ही वैसे लेके चल रहे थे कि पहले कौन सा पोर्शन पढ़ें, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ें, पहले पढ़ना उचित ये वाला इकाई होगा, ये वाला। हम्म। तो इसमें एक समझ सी आ जाती है हाँ, ये भी कैसे एक हम लोग जाएं। तो हाँ, ये ये भी भी एक बोल सकते हैं कि आपकी माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, सही गलत ये सब हम जानते रहते हाँ, हैं। हाँ, ये भी है। देखो, अब मैं बताऊं कि जो स्वाति, विदिशा, विभास या युगल जो बीए में थे, क्या आज भी वही है पढ़ाई को लेकर, कि उसमें परिवर्तन आया है कुछ? आप लोग क्या कहेंगे? हाँ परिवर्तन आया है, वैसे थोड़ी है। जो जो रामचंद्र शुक्ल आप पढ़ जाते थे, ठीक है, आज जब उन्हीं को पढ़ते हैं तो कुछ क्योंकि अब आपके पास भी एक आलोचनात्मक दृष्टि आने लगी है, आपको उनकी कमियां बीए में हम लोग कमियां, पता है बीए में हमारे साथ क्या समस्या होती है कि बीए में हम लोग जो भी, मान लीजिए मार्क्सवाद हो गया या कोई भी वाद हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी तरीका, हम उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। हम ये नहीं जानते कि पढ़ना कैसे, मतलब वही पंक्ति जो गोदान में हम बीए में पढ़ते हैं, जो साधारणतः बीए में पढ़ जाते हैं, हमें वो पंक्ति हमको बहुत बड़ी लगने लगती है, क्यों? हम चीजों को समझने लगे हैं। अब हम ये जानने लगे हैं कि यार चीजें पढ़नी कैसे होती हैं, मतलब अब आप बताइए, आज यहाँ आप एमए में हैं, अगर जब हम लोग कक्षा 10 में थे, 12 में थे, तभी हम लोग एडल्ट में थे, मान लीजिए 12 के बाद में बात करूं, बीए में के फर्स्ट ईयर में भी थे, क्या आज अगर आपको वही सिलेबस दे दिया जाए, आप पहले से काफी बेहतर कर सकते हैं उन चीजों को? तब भी आप थे, तब भी आपको सेल्फ ओरिएंटेड थे, सब आपके ऊपर था, आज भी आपके ऊपर है। तो आप बताइए कि आज और उस दिन में अंतर क्या है, कि आज आपके लिए बीए की पढ़ाई आसान हो गई, तो बताए कि आज और उस दिन में अंतर क्या रह गया फिर? उस टाइम हम लोग का माइंड उतना डेवलप नहीं रहता था, हम लोग नहीं जान पाते थे कि किस चीज में जैसे मतलब सही कह रही हो, सही कह रही हो। वैचारिक विकास यहाँ से। हाँ, वैचारिकी भी कह सकते हैं कि एक हिसाब से जो आपका भावबोध है, चीजों को समझने का क्षमता है, उस क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, वो क्षमता अचानक से नहीं बढ़ती। वो एक समय के साथ, जैसे कि होता है ना, विचारों का जो एक संगम होने लगता है, वो उस समय नहीं होता है। जब जैसे जैसे आपकी चीजें समझ बढ़ती है, वैसे चीजें और थोड़ा जटिल चीजें भी आपको आसान लगने लगती हैं, ठीक है। और अंत में आता है एक सबसे बड़ा, रियलाइजेशन। तो मुझे बताएगा रियलाइजेशन क्या है? कोई बताना चाहे मुझे? रियलाइजेशन मतलब किसी चीज का बोध होना, किस पता चीज का? चलना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपको अंडरग्रेजुएट में नहीं पता था? पता था लेकिन यहाँ पे आप एकदम ऑनेस्ट होके हर चीज को एनालाइज करते हो, उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हो, उसको कहते हैं रियलाइजेशन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपका सेल्फ वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, आप चीज़ समझ गए। और ये होता है इसमें, अब रियलाइजेशन रियलाइजेशन होता है कि आपको ये पता है कि कैसे क्या पढ़ना है, सब आपको पता है। आपको रियलाइज होता है कि क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है ये, और क्या अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे वहां तक जहाँ सोचे वहां तक पहुंच पाएंगे, इस चीज का हमको बोध होता है। तो अब या फिर देखिए, जो गलतियां करते हैं फिर हाँ, कोशिश हाँ, करते हैं कि रियलाइजेशन का दोबारा सब से ना हो। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण रियलाइजेशन का यही है, ठीक है, कि आपको ये पता होता है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आपसे हम फिर से सब मॉडल्स की एक एक विशेषता, फिर मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न, ठीक है। तो आप कितने लोग इसमें बताए जो नोट्स बना रहे हैं, कितने लोग नहीं बना रहे हैं, एक बार बता दीजिए। हम बन बना रहे हैं। बना रहे हैं। मैं भी बना रही हूँ। तो जो नहीं बना रहे हैं, उनके लिए है कि ये पीडीएफ आपको मैं अभी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि रोज देने से अच्छा है जो एकदम अंतिम में एक साथ बन जाएगा, तब के लिए। लेकिन मैं नोट्स बनाने के इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अपनी भाषा में लिखते हैं ना, कि यार इसमें हम क्या लिख के बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अपनी भाषा में कुछ तो कुछ लिखिए। अच्छा, ये जो मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा हरा कर दिया, उससे आपको कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं। दिक्कत नहीं। नहीं, क्योंकि पहले पूरा सफेद था ना, तो ऐसा मुझे लगता था कि मोबाइल में पढ़ने से ना पूरा आँख में पूरा साफ साफ वो आता था, इसमें थोड़ा हरा कर दिया, थोड़ा कम आंखों पे प्रभावित करे, आंखों को वो, ठीक है। हम लोग एक बार जल्दी से सारी चीज़ों को पूछेंगे, अब फिर आप उसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, जो पिछले सालों में कभी न कभी आए हैं। सबसे पहले आप देखिए, पेडागोजी मॉडल बच्चों के लिए है, नाम याद रखना, पेडागोजी बच्चों के लिए। दूसरा क्या है, एंड्रागोजी एडल्ट्स के लिए, एंड्रा में ए एन हटा दो,
एडी है एडल्ट्स के लिए, हेराटोगॉजी जो है मान लीजिए पीएचडी के लिए, सबसे जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, जहाँ तक आप पहुँच गए हैं लगभग अब देखिए जो पेडागोजी मॉडल है छोटे बच्चों के लिए है वो क्या है, वो क्या कहता है कि इसमें जो होता है टीचर ओरिएंटेड होता है, बच्चा जो है वो पूरा आश्रित है शिक्षक के ऊपर, लर्नर जो है सीखने वाला है वो कोई भी जिम्मेदारी अपनी पढ़ाई की नहीं लेता है, और जो मोटिवेशन है वो बाहर के माध्यम से आती है, ठीक है। पेडागोजी मॉडल क्या है, एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए है। इसमें क्या कहा जाता है, बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड, उसको अपना लक्ष्य पता होता है, मान लीजिए कक्षा 12 की परीक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करनी है, उसको अपना लक्ष्य पता है। गोल ड्रिवन होता है, लक्ष्य की तरफ ही अपना पढ़ाई करता है, ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करनी है तो जाके जैसा किशोर की भारत पाकिस्तान किताब पढ़ रहा है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, सेल्फ एवेल्यूएशन है, ठीक है, इसमें खुद को जांचता है वो, और रोल प्लेइंग है, सिमुलेशन। आप इसको फिर समझने की जरूरत है कि नहीं, बताइए, इतने आप समझ गए होंगे दोनों क्या है ना। हाँ हाँ। हाँ, अगला क्या है, मोटिवेशन, इसमें इंटरनल है, इसमें क्या था, अच्छा हाँ ऐसा तो मैंने लिखा था, नहीं लिखा है, ये बताओ इसमें मोटिवेशन कैसी रहेगी जी, इंटरनल की एक्सटर्नल, कोई बताए, तो मोटिवेशन कैसी रहेगी इसमें, इंटरनल। विभाष और कोई, और सबके क्या विचार, इसमें मोटिवेशन कैसी रहेगी। इंटरनल 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 ही रहेगी। हम्म, और सब जो है वो सब चैट में लिखें कैसी रहेगी मोटिवेशन, क्या मानना है आपका, क्या मानना है आपका, कैसे रहेगी, इंटरनल की भाई बाहर के स्रोतों से आएगी। इंटरनल ही रहेगी। हम्म, तो मैंने क्या कहा, ये एक हिसाब से आप समझ लीजिए। हाँ, विभाष लिखा है कि आंतरिक है, शक्ति नहीं है, एक हिसाब से मुझे लगता है मोटिवेशन को शक्ति नहीं, उत्साह मान सकते हैं, कि प्रकार की उत्तेजना भी कह सकते हैं। इसमें आंतरिक जो रहेगी मोटिवेशन, जो आपका आंतरिक रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मोटिवेशन को अपने यहाँ ऊर्जा से ज़्यादा संबंधित करते हैं, जो उत्साहिक ऊर्जा होती है उसको लेके आप मान सकते हैं कि क्या है। अब देखिए मैंने क्या कहा, इसी का जो आपका एंड्रोगॉजी, इसी का एक हिसाब से विस्तार क्या है, हेटागॉजी मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका इसमें सेल्फ डायरेक्टेड है, गोल ड्रिवन है, इसमें भी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, ये भी। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आप समस्याओं को खोजते हैं, मतलब हिंदी साहित्य में आप जिसके छात्र हैं उसमें कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, यहाँ तक आप समस्याओं का खोज आप नहीं रहते, अब आप समस्याओं को खोजेंगे कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं, ठीक है। आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे, यहाँ पूरी जिम्मेदारी नहीं, यहाँ पे 90% बच्चा लेता है, 10% टीचर लेता है, ठीक है। उसके अलावा इंक्वायरी ड्रिवन होती है, मतलब अब आप चीज़ों को तथ्यों के साथ समझते हैं, ठीक है। आप ये जान जाते हैं कैसे क्या सीखना है और आपको रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, उसका जवाब सबसे पहले मैं किससे पूछूं, कौन बताना चाहेगा। पूछो अरे जिसकी तुम आए। पूछ लो, कोई भी जिसको आएगा वो बता देगा ना। हाँ ये भी है, तो नहीं मैं, युगल जी युगल, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पहला प्रश्न ये है कि जो आपका ये है क्या कहते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से मॉडल में ली जाती है, युगल। फिर से बोलिए थोड़ा। कि पूरी जिम्मेदारी या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पढ़ाई की किस मॉडल में ली जाती है। और कुछ उल्टी सीधी आवाजें हैं तो उनको इग्नोर करना नहीं सभी आप लोग। बताओ, हम बस हार्दिक उत्तर क्षमा बताओ, प्रार्थी हैं बस क्योंकि उत्तर ऐसी बताओ, जगह पे उत्तर फंस गए बताओ। हैं। फिर से प्रश्न पूछिए फिर से। कह रहा हूँ कि पूरी हेलो। जिम्मेदारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मॉडल में ली जाती है। ये एंड्रागॉजी मॉडल में। और कोई। पेडागोजी मॉडल। पेडागोजी में लिया जाता है। पूरी जिम्मेदारी जो है छात्र द्वारा, मैंने गलती की शिक्षक के नाम नहीं लिया, छात्र के द्वारा पूरी जिम्मेदारी ली जाती है किसमें, पेडागोजी मॉडल में, ठीक है। छात्र की तो उसमें होगा। हाँ, पेडागोजी लास्ट मॉडल था उसमें, ठीक है। आप एक काम मुझे क्रम याद रख लीजिए ना, नंबर 1 पे पेडागोजी है, सेकंड पे क्या है आपका, क्या कहते हैं, एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी, थर्ड पे आपका है आपका हेडोगोजी। कैसे याद रखेंगे, आप इसको कैसे याद रखेंगे पता है, एक ब्लैंक खोल लेता हूँ मैं, इसको कैसे याद रखेंगे ना, कि जो पहला मॉडल है मैं क्रम लिख देता हूँ, पहला दूसरा आप समझ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा। जो पहला है इसमें टीचर का रोल कितना रहता है ये बताइए आप लोग, टीचर कितना 100%।
हाँ, टीचर की पूरी जिम्मेदारी है। दूसरे में क्या है, इसमें आंशिक है, मतलब हाँ 80-20 का है। दूसरी और अंतिम में टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें बच्चा पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी पढ़ाई की। ठीक है, अपनी शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर रहती है। इतना हो गया। और अब अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि अ, मुझे विदिशा बताया कि जो ये है, क्या कहते हैं, जो ये लर्निंग प्रोसेस हमने जितने भी पढ़े हैं, इसमें रोल प्लेइंग और सिमुलेशन किस में आता है? ये आता है एंड्रोगॉजी में। एंड्रोलॉजी में। हाँ। ठीक है, तो अब उसके बाद सुजाता, नंदिनी, आप लोग बताएं कि जो आपका सेल्फ डायरेक्टेड जो होता है वो एक मॉडल, दूसरा है, तीसरा के दोनों है जो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ये तीसरा होगा। दूसरा नहीं, नहीं, मतलब एंड्रोगॉजी मॉडल का है वो, नहीं नहीं सेल्फ डायरेक्टेड। नहीं नहीं, फिर आप दोनों थोड़ा सा दोनों में आता है। मतलब सुजाता जी, हमने ही बात की ना कि एंड्रोगॉजी में आप देखेंगे इसमें क्या रहता है। हम लोग एंड्रोगॉजी में क्या पढ़ा हम लोग ने, इसमें क्या सेल्फ डायरेक्टेड है बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ। याद रखिए कि जो हेटरोगॉजी मॉडल है, जितनी चीजें एंड्रोगॉजी में है सब की सब इसमें है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखे नीचे लिखा भी है ना, एक हिसाब से ये एक्सपेंशन, मतलब बढ़ाया गया है किसको, एंड्रोगॉजी को। उसमें कुछ नई चीजें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ डायरेक्टेड, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी तरफ अपनी, मुझे इसमें लिख देना चाहिए क्या सब चीजें। आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें जितनी चीजें इसमें है ना, ये चीजें सारी की सारी एंड्रोगॉजी हेटरोगॉजी मॉडल, जो अंतिम मॉडल सारी की सारी इसमें है। ठीक है, जब आपसे प्रश्न आप पूछे ना, इसमें कुछ ही चीजें हैं, जैसे इंक्वायरी वाली आ गई, पूरी जिम्मेदारी वाली आ गई, प्रॉब्लम फाइंडर्स आ गए, या रिलेशन आ गए, केवल यही है ऑटोगॉजी। बाकी जो भी अगर आपसे पूछे, सेल्फ डायरेक्टेड हो, गोल ड्रिवन हो, सेल्फ एवेल्युएशन हो, रोल प्लेइंग हो, सिमुलेशन हो, मोटिवेशन हो, सब के सब जो है दोनों में है। आप लोग को याद तो रहेगा ना। मतलब अगर आएगा तो ये दोनों मतलब माना जाएगा। ऑप्शन में अगर दोनों दिया रहेगा, रोल प्लेइंग मान लो पूछा, देखो, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग अगर आपसे एक रोल प्लेइंग पूछता है, ठीक है, और आपके पास दो विकल्प देता है, ठीक है, अगर आपको दो चुनना है तो आप एंड्रोगॉजी और हेटरोगॉजी दोनों चुनेंगे, और केवल एक चुनना है तो आप एंड्रोगॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है। सबकी एक की फीचर होता है कहाँ शुरुआत होती है उस चीज की। ठीक है, सिमुलेशन अगर आपसे पूछा सिमुलेशन इनमें से किस में है, देखिए एक प्रश्न बताता हूँ। एक प्रश्न आया था 2020 में, कि उसमें पूछा था कि ये जो है क्या कहते हैं, किस मॉडल में जो है उसमें आपको रियलाइजेशन होता है। तो बताएगा रियलाइजेशन किस में होता है? हेटरोगॉजी मॉडल में। हेट्रोगॉजी मॉडल। हाँ, तो सुजाता जी, आप मतलब किसी और प्रश्न का उत्तर मैं आपसे मांगता हूँ। बच्चों के लिए कौन सा मॉडल होता है ये बताइए आप। नाम ही याद कर लेना चाहिए हम लोग को पहले तो। सुजाता जी, बच्चों के लिए कौन सा मॉडल है इसमें से, तीनों में से? पेडागोगी। हाँ, पेडागॉजी। आप लोग को नाम याद हो तो क्रम से याद रखिए। और मुझे कोई अब बताए, थोड़ा थोड़ा घुमा के प्रश्न, नंदिनी या कोई जो भी बताना चाहे। शिवम हो गया, रुपेश हो गया, रजनी हो गई। रजनी आप बताइए, आपका भी काफी देर शांत है। रजनी आप बताइए कि अगर मैं पूछूं एडल्ट्स के लिए कौन सा मॉडल है तो आप क्या बताएंगे? रजनी, रजनी या रुपेश या शिवम, कोई बताए। अगर मैं पूछूं एडल्ट्स या बड़े लोगों के लिए कौन सा मॉडल है तो क्या बताएंगे आप? फिर से एक बार क्वेश्चन बोलो। एंड्रोलॉजी। नहीं, एडल्ट्स के लिए कौन सा मॉडल है, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कौन सा मॉडल है? इसके लिए तो एंड्रोलॉजी मॉडल। हाँ, हेटालॉजी मॉडल ना। नहीं, देखो, एंड्रोलॉजी मॉडल होगा। एंड्रोगॉजी। हाँ एंड्रागॉजी। तो देखो, मैं फिर आप लोग फंस रहे हैं, मैंने क्या कहा आपको, जो एंड्रागॉजी मॉडल है उसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, कौन सा मॉडल? हेटरोगॉजी मॉडल। तो जितनी विशेषताएं आपकी उसकी हैं, क्या कहते हैं, एंड्रागॉजी की सारी, क्योंकि अब एडल्ट से तो आप बच्चे होंगे नहीं, और ये बुढ़ों के लिए है नहीं। तो इसमें अभी हम लोग, पता, अभी हम लोग एडल्ट में आएंगे ना, जब हम लोग लगभग कक्षा 10-12 के बाद सब एडल्ट में आते हैं ना। ठीक है, जो एक एडल्ट शब्द है ये यहीं से शुरू हो जाता है, एंड्रोगॉजी से। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, मैं बार बार इसी चीज को घुमा फिरा के इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना
कि अगर एंड्रोगॉजी मॉडल एंड्रोगॉजी नहीं दिया हुआ है एडल्ट्स के लिए, अगर आपसे पूछ दे तो आपको 2 विकल्प दे दे, तो आपको क्या लगाना है? हेटेरोगॉजी, क्योंकि एडल्ट्स को लेके आपसे केवल और केवल हेटेरोगॉजी मॉडल नहीं पूछेगा या एंड्रोगॉजी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत विवादित प्रश्न हो जाएगा फिर। जो आपका एंड्रोगॉजी मॉडल है हेटेरोगॉजी होगा, ये एडल्ट्स के लिए दोनों है। आप बस इतना याद रखिए कि मान लीजिए कि मैं कोई नियम लाता हूँ, ठीक है, मैंने नियम को भर दिया चीज़ से, ये होगा वो होगा ये होगा। अगले नियम में मैं क्या करता हूँ कि पुरानी मान्यताओं को मानते हुए कुछ और नए नियम जोड़ देता हूँ, ठीक है, कि पुरानी चीज़ें सारी वही हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें और मैं जोड़ देता हूँ, तो उससे चीज़ें बदल तो जाएंगी नहीं। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जो आपका एंड्रोगॉजी मॉडल है, इसमें सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या चल के आगे चल के जो आपका लास्ट मॉडल उसमें हेटेरोगॉजी मॉडल है उसमें जाएंगी, ठीक है। जो जितनी चीजें हैं, सारी की सारी उसमें जाएंगी, एडल्ट्स के लिए है, सेल्फ डायरेक्टेड, गोल ड्रिवन सब है। बस इसमें जो टीचर के इसमें क्या एक शब्द नहीं आता, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बच्चा नहीं लेता है, ठीक है, ये नहीं लेता है। और इसमें वही चीज़ अलग करती है कि इसमें बच्चा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये फाइंडर्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इंक्वायरी ड्रिवन होते हैं, सीखना कैसे है जानते हैं, और रियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी ना कि उसी का एक अगला एक स्तर है वो, अब आपको क्लियर रहेगी ये चीज़। हाँ क्लियर। और लोग क्या कहते हैं?